Audio Jungle. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है केमिस्ट्री विद कृष्णा अग्रवाल में। और आज के क्लास में हम करने वाले हैं कक्षा 12वीं के लिए जो बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है, जो 2023 बहुत ही कम समय बचा है आपके एग्ज़ाम के लिए। उसमें जो बोर्ड के जो प्रश्न पत्र 2020 के सेट ए का आज के क्लास में हम पूरी तरह से सॉल्व करके लेके आए हुए हैं। तो बिना स्किप किए आप इस क्लास में बने रहिए ताकि इससे रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है वो भी आपको इस क्लास में बताया जाएगा। साथ ही साथ आपको कैसे लिखना है, कैसे आंसर करना है आपके एग्ज़ाम के लिए, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके रिज़ल्ट को अच्छा परसेंट देने के लिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का पहले क्वेश्चन से। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है फिजिकल केमिस्ट्री वाले पोर्शन से, स्कंदन किसे कहते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए स्कंदन किसे कहते हैं, ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है उसमें सरफेस केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन से हैं, जिससे स्कंदन क्या होता है, इसका प्रभाव क्या होता है, इसके गुण क्या होते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा समझाइए। ऐसा अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ज़्यादातर पूछा गया है 2020 सेट ए, जो आज हम सॉल्व कर रहे हैं उसका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्कंदन किसे कहते हैं, परिभाषा क्या होता है। सबसे पहले किसी कोलाइडिक कणों का किसी विद्युत अपघट्य के द्वारा अवक्षेपित हो जाना स्कंदन कहलाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने में, इसके बारे में सिर्फ परिभाषा लिखोगे और एक एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में धनावेशी वाले कोलाइडिक कण, एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं, आपके सामने में है FeOH का थ्राइस। ये धनावेशी वाले कोलाइडिक कण है। इनका स्कंदन SO4 2- या PO4 3- के द्वारा स्कंदित होते हैं। ये हमारा स्कंदन कहलाता है। ठीक है, ये हमारा SO4 सल्फेट और फास्फेट आयन जो होते हैं, और ये धनावेशी वाले कोलाइडिक कण होते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक आध नंबर का क्वेश्चन और पूछ सकता है, स्कंदन का जो प्रोसेस है या स्कंदन की जो प्रक्रिया है वो हार्डी सुलजे जो प्रक्रम होता है, जो नियम होता है, उसके द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया है, इसको अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, ये आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा गया है आपका 2020 सेट ए बोर्ड के एग्जाम में, वह 1 नंबर का क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पोर्शन से। देखते हैं, फिटिंग अभिक्रिया का केवल समीकरण दीजिए। याद रखेंगे ना, केवल समीकरण 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। इससे रिलेटेड आपको पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए क्या क्या होता है फिटिंग अभिक्रिया में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, फिटिंग अभिक्रिया में आप डाइफेनिल का निर्माण करेंगे। ठीक है, एक प्रोडक्ट जो बनता है उसको अगर आपको जानकारी है कि इससे क्या बनेगा और रिएक्टेंट कौन कौन सा इसमें यूज़ हो रहा है, अगर वो आप कर लिए तो मेरे को लगता है कि आप पूरा समीकरण परिभाषा के साथ लिख सकते हैं। आइए इसका आंसर देखते हैं, फिटिंग अभिक्रिया का केवल समीकरण। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सिर्फ समीकरण मैं आपको बता रहा हूँ, तो हम यहाँ पे लिखते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में अपने को देना क्या है, ध्यान से देखते जाएंगे। जब, मैं परिभाषा भी साथ ही साथ बोलते जा रहा हूं, जब एरोमेटिक हाइलाइट के 2 मॉलिक्यूल को सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में, याद रखेंगे ना, जब एरोमेटिक हाइलाइट, या बोल सकते हो फेनिल क्लोराइड भी बोल सकते हो, जब फेनिल क्लोराइड या बेंजीन क्लोराइड को सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, यहाँ डाईफेनिल। अब डाईफेनिल का सब जानते हैं स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, तो डाईफेनिल बना दो भाई। यहाँ से ये हमारा क्या हो गया, फेनिल, और ये फेनिल, ये क्या हो गया, डाईफेनिल। और बाहर क्या हो जा रहा है, इसके साथ ही साथ सोडियम क्लोराइड हमारे पास 2 अणु बाहर हो जा रहे हैं। बहुत ही इजी है। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में और क्या क्या आ सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला आपका आ सकता है वुड्स रिएक्शन,
वुड्स रिएक्शन क्या होते हैं, एक नंबर क्वेश्चन दे सकता है। दूसरा इसी में दे सकता है फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या होता है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या होते हैं, ठीक है। तीसरा इसी में दे सकता है वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होता है, याद रखेंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होते हैं। आप एग्जाम के लिए इन रिएक्शन का भी प्रिपरेशन करके जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्लास जो बनने वाला है वो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी नेमिंग रिएक्शन है उनको लेके आने वाला हूँ। नेक्स्ट जो हमारा जो वीडियो बनने वाला है उसमें आप जितने भी नेमिंग रिएक्शन में डाउट्स होगा वो वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप इसकी तैयारी करेंगे, एक नंबर आपको परफेक्ट दिया जाएगा, ठीक है। वुड्स भी तैयार कर लेना, साथ ही साथ फ्रैंकलैंड वुड्स फिटिंग भी कर लेना, ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, एल्कोहल एवं फिनॉल जल में विलय होते हैं क्यों। अब सीधा सीधा आंसर बता दिया है, जल में विलय तो होता है लेकिन कारण बताना है, कारण क्या है भाई हमारा इसका। तो इजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई भी कंपाउंड है जो जल में विलय होता है तो इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखिएगा, वो जल के साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करेगा, ठीक है जी। तो सबसे पहला चीज़ ये क्या करते हैं, एल्कोहल और फिनॉल जो होते हैं वो जल के साथ अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा, इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड और या सीधा सीधा बोल सकते हो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसके कारण ये क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो फिनॉल होता है वो जल में आंशिक विलय होता है, इसको भी आप मेंशन कीजिएगा। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी में, या एग्जाम्पल में क्या कर सकते हैं, ROH हम देख रहे हैं H2O के साथ पूरी तरह से ये क्या होगा, सॉल्यूबल होगा। यही क्वेश्चन किया गया है ना, सॉल्यूबल होगा। अब ये सॉल्यूबल जो है क्यों है ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो कारण क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है जी। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा, देखिए ये H हो गया, ये ऑक्सीजन और ये एल्कोहल के मॉलिक्यूल, इसको हम लोग थोड़ा सा लिख सकते हैं, ये डॉटेड लाइन से किसके साथ जुड़ जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, वाटर का मॉलिक्यूल, ये एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है, और ये क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल, जिसके साथ ये क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। फिर से एक और HO एंड हमारा क्या हो जाएगा, R, एल्कोहल के मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल और एल्कोहल के मॉलिक्यूल, इनके बीच में जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रहा है ना, यही हमारा क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसके कारण ये क्या होता है, जल में विलय होता है, ठीक है। चलिए अब इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 क्लोरो हेक्सेनोइक अम्ल जो यौगिक है उसकी संरचना सूत्र बनाना है, ठीक है। 3 क्लोरो हेक्सेनोइक अम्ल यौगिक का संरचना सूत्र बनाना है, नाम भी याद रखिएगा, छोटा छोटा जो पॉइंट है। तो मैं सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है उसी को आप पहले मेंशन करो, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, 3 क्लोरो, 3 पोजीशन में क्या जुड़ेगा हमारा, क्लोरीन जुड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर पूरा डिटेल IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ना चाहते हैं तो आज के क्लास में लिंक दिया हुआ है IUPAC नॉमेनक्लेचर का, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड, हेक्सेनोइक अम्ल, वर्ड को विशेष ध्यान देना, हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेन मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे, 6, विशेष ध्यान दीजिएगा ना, 6 कार्बन, और ये ओइक एसिड है मतलब COOH, ये होगा। ये जो 6 कार्बन होगा याद रखिएगा, हम नॉमेनक्लेचर में देखे हैं, इसको लेके होगा, ठीक है। चलिए अब संरचना सूत्र बनाएं। अब हमारे पास आंसर आता है इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो स्ट्रक्चर फार्मूला आ जाओ, बनाओ सीधा, पहले लिखो 1 2 3 4 5 और ये COOH हो गया हमारे पास। अब देखिए 1 2 3 पोजीशन में क्या जुड़ा हुआ है, हमारा क्वेश्चन बोल रहा है 3 क्लोरो, ठीक है। कार्बन तीसरे पोजीशन में क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब सबको बैलेंस कर दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4। बेसिक बता रहा हूँ आपको ना, अगर कोई बच्चे या कोई स्टूडेंट जो है भूल जाते हैं तो उनको बनाने का तरीका। अब यहाँ पे सब में क्या लगा दिए अपन, हाइड्रोजन लगा दिए। इतना आपको करना नहीं है ना, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ याद करने का। आप सीधा करोगे क्या, स्ट्रक्चरल फार्मूला पूछेगा 1 नंबर का। चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं CH3 CH2 CH2 और ये हो गया आपका CH एंड Cl और ये हो गया CH2 COOH। ये याद रखिएगा, ये आपका रिजल्ट है जो आपको 1 नंबर देगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 हेक्सेनोइक एसिड। ये मैं आपको समझाने के लिए बताया हूँ। ठीक है, ये आपको समझना है, लिखना आपको ये है डायरेक्ट, ये 1 नंबर के लिए। इससे रिलेटेड कभी कभी हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा ही, कभी एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर पूछ देगा, नाम आपके सामने में देगा, और आपको मैं बता रहा हूँ कीटोन का तो पूछेगा ही पूछेगा 1 नंबर का। कीटोन में नाम जैसी दे देगा, फॉर एग्जांपल बोल देगा, मान लेते हैं 2 क्लोरो पेंटेनोन का बताओ। इस टाइप का क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, तो आप विशेष ध्यान दीजिएगा। इनका भी IUPAC नाम अगर आपसे नहीं बनता तो डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपचायी शर्करा क्या होती है। अपचायी शर्करा क्या होता है, पहले उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। अपचायी शर्करा मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वो मुक्त अवस्था में होते हैं, लेकिन जो फेलिंग और टॉलेंट अभिकर्मक को क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, अपचायी कर देते हैं। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, अपचायी शर्करा। परिभाषा के रूप में कैसे लिखोगे, वे कार्बोहाइड्रेट जिसमें एल्डिहाइड तथा कीटोन समूह मुक्त अवस्था में होते हैं एवं जो फेलिंग और टालिन अभिकर्मक को अपचयित करते हैं, अपचायी शर्करा कहलाते हैं। जैसे कि देखिए ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको इसका आंसर देना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 2.82 ग्राम ग्लूकोज, जिसका आणविक द्रव्यमान हम जानते हैं कि 180 ग्राम होता है। ठीक है, ये 30 ग्राम जल में घुला हुआ है। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए, 30 ग्राम जल में ये घुला हुआ है, इसकी मोललता ज्ञात करना है। सबसे पहले मोललता याद रखिएगा, मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, इससे रिलेटेड आपको क्या क्या और पढ़ना है, मोललता भी पढ़ना है, फॉर्मलता भी पढ़ना है, मोल प्रभाज भी पढ़ना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर से, सॉल्यूशन जो चैप्टर है, जो विलियन है हमारा, उससे पूछा जाता है। आप बहुत ही अच्छे से इसको राइटिंग प्रैक्टिस कर करके इसको बनाइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में दिया क्या क्या है, सबसे पहले दिया है, देखते हैं। दिया है, ठीक है, ग्लूकोज का द्रव्यमान देखते जाइएगा ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ग्लूकोज का द्रव्यमान आप हिंदी में लिख लेंगे जी इसको। ठीक है, तो ग्लूकोज का द्रव्यमान हमारे पास कितना दिया है, 2.82 ग्राम। ये पहले आप लिखेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, और क्या क्या दिया हुआ है। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान भी दिया है, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान, तो ये हम जानते हैं, ये क्वेश्चन में दिया भी रहेगा ना, ये याद रखेंगे आप। अब हमारे पास जो विलायक का द्रव्यमान है, या जो विलायक यूज किया जा रहा है, उसको भी यहाँ पे लिख लो। जो जल है हमारा विलायक, जो जल कितने जल में घुला हुआ है, उसको भी याद रखिएगा। 30 ग्राम जल में ये घुला हुआ है। तो इस प्रकार मोललता का सूत्र क्या होता है, मोललता, तो मोललता का सूत्र क्या होता है, ये आपको याद रखना है। तो देखें मोललता का सूत्र क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान गुणा 1000 अपान विलेय का आणविक द्रव्यमान गुणा विलायक का भार, विलायक का भार, ये आपका फॉर्मूला होता है।
मतलब किसी विलयन की मोललता ज्ञात करना है, ये यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है, विलयन। ठीक है, तो ये किसी सॉल्यूशन की मोललता ज्ञात करना है, मोललता ज्ञात करना है, तो उसके लिए अब वैल्यू पुट कर दो जल्दी से। विलय का द्रव्यमान कितना है हमारे पास, 2.82 इंटू 1000 अपान विलय का आणविक द्रव्यमान भी दिया हुआ है 180 गुणा विलायक का भार भी हम लिख चुके हैं भाई 30 ग्राम। सॉल्व करेंगे, रिजल्ट है 0.52 m, ये आपको देना है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको लिखना है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो आता ही आता है एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 7 है, निम्नलिखित अभिक्रिया की अणु संख्या तथा अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करना है। मतलब आपके सामने में देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित अभिक्रिया जो दिया हुआ है उसमें अणु संख्या, हमेशा क्वेश्चन आता है अणु संख्या क्वेश्चन आएगा, या डायरेक्टली बोल देगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि क्या है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन तैयार करना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। आंसर लिखने से पहले आपको सबसे पहले जो केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है उसको ध्यान देना है। रिएक्टेंट वाले जो पोर्शन है, अगर उसमें आप समझ में आ गया कि कौन कौन सा रिएक्टेंट है, उन चीज़ों से अपने को आंसर एकदम ईजी वे में निकल जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का जो वेग है या जो दर है उसको देखते हैं। तो क्या होता है, के ब्रैकेट में हम ले लेते हैं CH3 COO CH3, जो आपके सामने में दिया हुआ है, देखना एक एस्टर है, दूसरा क्या है हमारा जल है। याद रखेंगे जब एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो जो जल की जो सांद्रता है, आप थोड़ा सा एग्जाम में उसको जमा के लिखिएगा, जल की जो सांद्रता है वो बहुत ही कम मात्रा में क्या होता है, चेंजेस होता है, जिसके कारण जो हमारा अणु संख्या है, अणु संख्या जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो क्या है, 1 और 2 है। अणु संख्या का जो मान होगा हमारा क्या होगा, 2 होगा। लेकिन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ध्यान दीजिएगा, जो अभिक्रिया की जो कोटि दिया हुआ है वो इसकी सांद्रता में परिवर्तन कम होने के कारण ये क्या होगा, अपना 100 किया जाएगा। तो इस आंसर मतलब इस क्वेश्चन में जो आंसर आप दे सकते हैं वो इस अभिक्रिया में अणु संख्या 2 होगा, और जो अभिक्रिया की कोटि का जो मान है वो कितना होगा, हमारा 1 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे और आंसर को भी उसी हिसाब से देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने में, हाइलोजन्स रंगीन होते हैं क्यों। क्वेश्चन साफ साफ पूछा जा रहा है, उसमें आंसर भी है, रंगीन होते तो हैं लेकिन क्यों होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का जो आंसर है, जो आप उत्तर लिखेंगे वो किस टाइप से लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो दिया हुआ है वो क्या है, जो हाइलोजन्स है। तो हाइलोजन्स कौन कौन से होते हैं भाई, हमारा फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है, जो लास्ट में उसको छोड़ते हैं अपन। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बोल सकते हो या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है लास्ट ऑर्बिटल का वो होता है NH2 और NP5। इसका मतलब होता है कि ये हमारा s ऑर्बिटल हो गया और ये हमारा p ऑर्बिटल हो गया। s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, p में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 5 है। इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है, ये वाला पोर्शन है, जो लास्ट में अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं भाई, 1, जो कि क्या है, अनपेयर्ड है, जो कि क्या है, वेरी गुड, क्या है जी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड है। और हमेशा याद रखिएगा आप, ऐसा कोई सभी अणु, कोई सभी यौगिक जिसके सेंट्रल एटम में ज़्यादातर आप पढ़ोगे ट्रांजिशन एलिमेंट वाले चैप्टर में कि ये रंगीन होते हैं क्यों। तो रंगीन होते हैं उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो करते क्या है, वो करते हैं विजिबल लाइट को एक्सेप्ट करते हैं। जो हमारा दृश्य प्रकाश किरण है ना, उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, लेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और ग्राउंड स्टेट से वो कहाँ पहुँच जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में, और अपने पूरा कलर को वो उत्सर्जित करता है, जिसके कारण अपने को क्या दिखाई देता है, वो कलर दिखाई देता है। पूरी तरह से अगर हम डिटेल देखना चाहेंगे तो ट्रांजिशन एलिमेंट में मैं आपको सारा चीज़ों को बताऊंगा कि
पूरक कलर कौन सा होता है। जैसे कि एक चार्ट आपको बताया था विबग्योर करके, आप देखेंगे हमारे क्लास में जाके देख सकते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड या इस पॉइंट से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन क्लास तैयार किया गया है, आप उसमें जाके अच्छे से देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, ये एग्ज़ाम के पर्पस में हम लोग बना रहे हैं। आप एग्ज़ाम में इस टाइप से थोड़ा सा मेंशन कर सकते हैं, लास्ट में लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन रंगीन होते हैं, कारण हमारा अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है और जो पूरक कलर है उसको उत्सर्जित करता है, जो अपने को कलर के रूप में दिखाई देता है। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 2 नंबर का क्वेश्चन है और ये समझिए कि ये इस साल पूछा जाएगा ही जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया को समीकरण सहित समझाइए। सिर्फ समीकरण नहीं बोला गया है, तो आप इसमें क्या लिखोगे, इसकी परिभाषा भी लिखोगे और इसका समीकरण भी दोगे। तो आइए देखते हैं, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया को समीकरण के द्वारा समझाइए। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, एग्जाम में याद रखिएगा, डेफिनेशन करना है। परिभाषा क्या लिखोगे, अब परिभाषा कहाँ से लिखोगे, अगर आपको केमिकल रिएक्शन याद होगा कि रिएक्टेंट कौन कौन सा है, प्रोडक्ट कौन कौन सा है, ये सब याद रहेगा तब तो इजी वे में इसकी परिभाषा कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको बताता हूँ केमिकल रिएक्शन। हम देखते हैं पहला इसका केमिकल रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड वीडियो मैं बना चुका हूँ जिसमें आपको इसकी केमिकल रिएक्शन भी मिलेगा, परिभाषा मिलेगा, साथ ही साथ इसका मैकेनिज्म भी मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग केमिकल रिएक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कोई अमाइड लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या ले लिए, कोई एसिटामाइड या अमाइड लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, ब्रोमीन के 1 यूनिट और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बस ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 4 मॉलिक्यूल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड जो भी यूज़ करना चाहोगे, ब्रोमीन के 1 यूनिट को किसी अमाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा बन के आ जाता है RNH2। इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी एमीन। क्वेश्चन रिपीट क्या कर सकता है, प्राथमिक एमीन बनाने की कोई भी एक विधि लिखो, ये आप आराम से इसको भी दे सकते हो। ठीक है, चलिए साथ ही साथ हमको और क्या बना देना है, KBr बना देना है, K2CO3 बना देना है और बना सकते हो अपन H2O बना सकते हैं। ठीक है, अब इसको देख के परिभाषा कैसे लिखेंगे, परिभाषा भी लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बिना मेहनत किए नंबर तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, जब किसी अमाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा ब्रोमीन के साथ क्रिया कराते हैं तो प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। मेंशन करना पड़ेगा आपको प्राथमिक एमीन। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, ग्राफ की सहायता से समझाइए। ये जो क्वेश्चन है फिजिकल केमिस्ट्री वाले पोर्शन से है, जिसमें 3 नंबर से क्वेश्चन आता है और जनरली इस टाइप से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, हिमांक में और नमन क्या होता है, इससे रिलेटेड राउल्ट का नियम क्या होता है, किसी अवाष्पशील विलय के लिए या वाष्पशील विलय के लिए राउल्ट के नियम को सत्यापित कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। क्वथनांक में उन्नयन, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसके वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के मान के बराबर हो जाता है। हम सब ये जानते हैं कि कोई भी विलयन है उसका जो वाष्प दाब होता है उसमें मिलाए गए जो शुद्ध विलायक है, उसमें पाए जाने वाले जो शुद्ध विलायक हैं उसके वाष्प दाब से हमेशा क्या होता है, कम होता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी विलयन का वह ताप जिस ताप पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। उसी चीज़ों को आपको एग्जाम में लिखना है। जैसे कि आपके सामने में चलिए हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो जो ग्राफ होता है, मान लेते हैं ये जो ग्राफ होगा वो 2 एक्सिस में 2 चीज़ों के लिए क्या करता है, दिया जाता है। जैसे कि एक जो होता है वो क्या है, परम ताप होता है में, और दूसरे एक्सिस में हम रखते हैं वाष्प दाब को, वाष्प दाब को। इस प्रकार 2 एक्सिस में, एक में परम ताप दूसरे में वाष्प दाब को ध्यान में रखते हुए हम क्वथनांक में उन्नयन विलयन का और शुद्ध विलायक का ये प्लॉट करते हैं ग्राफ में, जिसमें जो ये 2 अलग अलग पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, जिसमें A
बी जो ऊपर दिखाई दे रहा है और जो सी और डी है, ए बी जो है वो विलायक है या बोल सकते हैं विलायक वाष्प दाब बोल सकते हैं, और जो सी और डी दिया हुआ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी, विलयन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें एक पॉइंट जैसे कि वाष्प दाब है, अगर हम इस पॉइंट को 1 ATP मान लेते हैं, 1 ATP मतलब वायुमंडलीय दाब मान लेते हैं, तो ये जो काटता है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को अपने को वैल्यू पुट अप करना है, जैसे कि ये यहाँ पे काटा और इसका जो वैल्यू है वो यहाँ पे, मतलब ये जो है वो हम लोग क्या बोल सकते हैं, को हम बोलते हैं विलायक का क्वथनांक, विलायक का क्वथनांक से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, विलयन का क्वथनांक। तो इन चीजों का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या है, पॉइंट 1 ATP में विलायक का क्वथनांक और ये विलयन का क्वथनांक, जिसमें ए और बी विलायक है और सी और डी विलयन है, जिसमें परम ताप में कौन सा पोजीशन आता है, जिसमें विलायक का क्वथनांक को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, T0B, और विलयन का जो क्वथनांक है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, TB से। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर हो रहा है, जैसे कि अपना डेल टी, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, डेल टी इज इक्वल टू, मान किसका ज्यादा है, तो देखिए विलयन का क्वथनांक की वैल्यू ज्यादा है और विलायक के क्वथनांक की वैल्यू क्या है, इससे कम है, इसलिए TB माइनस T0B। तो एग्जाम में अपने को इन सब बातों को क्या करना है, थ्योरिकल लिखना है। तो आपके सामने में जो ग्राफ प्लॉट हुआ है उस ग्राफ को अच्छे से देखेंगे, थ्योरी को विशेष याद रखिएगा। मैं आपको बताया इससे रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। राउल्ट का नियम है, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय डालेंगे तो क्या होगा, वाष्पशील विलय डालेंगे तो क्या होगा। इन चीज़ों के लिए आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ये आपके सामने में क्या था, क्वथनांक में उन्नयन के लिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 12 बोलता है, किसी अभिक्रिया का वेग ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है, समझाइए। तो कोई भी अभिक्रिया है जिसका जो वेलोसिटी है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो ताप के ऊपर कैसे निर्भर करेगा या कैसे उसके ऊपर डिपेंड करता है, उन चीज़ों को समझाना है। तो जैसे देखिए आपके सामने में, इसी को कहा जाता है ताप गुणांक करके अगर क्वेश्चन आता है तो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो किसी अभिक्रिया का जो वेग है वो ताप के ऊपर निर्भर किन किन कारणों से कर सकता है। जैसे हम जानते हैं कि कोई सा भी रासायनिक अभिक्रिया चलता है, तो कोई सा भी रासायनिक अभिक्रिया में हम ताप को क्या करते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो ताप जैसे बढ़ाते हैं तो उसमें पाए जाने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें क्या हो जाना चालू हो जाता है, फास्ट मोशन होना चालू हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा गति करना चालू कर देते हैं, जिससे एक दूसरे से टकराते हैं। तो टकराने के कारण क्या होगा, उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो स्पीड है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जिसमें हम बोल सकते हैं अगर किसी भी अभिक्रिया में अगर हम 10 डिग्री, याद रखिएगा 10 डिग्री सेल्सियस अगर ताप में वृद्धि कर देते हैं तो उनका जो वेग है 2 से 3 गुना क्या हो जाता है, रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है वो बढ़ जाती है। इसी प्रकार 30 डिग्री सेल्सियस में मतलब कुछ समय में और 10 डिग्री सेल्सियस में जो परिवर्तन किया जाता है ताप में, वो क्या कहलाता है, इसी का ताप गुणांक कहलाता है, जिसको हम एक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि इसको हम लोग एक समीकरण के द्वारा क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। समीकरण कौन सा होगा, KT + 10 अपान KT, जिससे ये जो रिएक्शन होता है 2 या 3 गुना क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। तो इन चीज़ों को आप विशेष ध्यान देना। ये जो समीकरण है, ये जो सूत्र बोल सकते हो, ये ताप गुणांक का सूत्र है, जो आप ताप में वृद्धि जो होती है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, उनके लिए ही आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिससे अभी आपको बताया 10 डिग्री सेल्सियस अगर ताप हम किसी रासायनिक अभिक्रिया में बढ़ा देते हैं तो उसमें जो वृद्धि होती है वो 2 से 3 गुना तेज हो जाती है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 13, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो पहला है आपका ब्राउनी गति और दूसरा होता है कोलाइडियो का जो रक्षण होता है वो, जिसमें हम पढ़ चुके हैं। आपको बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन देखे होंगे स्कंदन वाले चैप्टर में। तो स्कंदन वाले चैप्टर में आप कोलाइडियो का जो रक्षण है उसमें आप पढ़ सकते हैं।
ब्राउनी गति के बारे में आपको मैं बताता हूँ। ब्राउनी गति एक्चुअल में क्या होता है, जितने भी कोलाइडी विलियंस होते हैं उनको अगर हम लोग बहुत ही सूक्ष्म तरीके से निरीक्षण करते हैं तो उनमें पाए जाने वाले जो कण हैं उनमें क्या होता है, जिग जैग मोशन होता है। जिग जैग जो होता है, टेढ़े मेढ़े जो मूव होते हैं, जो उनके कण होते हैं वो वैसे दिखाई देते हैं, तो उसे कहा जाता है ब्राउनी गति, जो कि एक सरल रेखा में गति करते हैं। इसको सबसे पहले 1827 में रॉबर्ट ब्राउन ने देखा, तो उन्हीं के नाम से इस प्रकार की जो स्थिति होती है कोलाइडी विलियन में, उसे नाम दे दिया गया ब्राउनी गति करके। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 14। तो प्रश्न क्रमांक 14 बोलता है अयस्क के सांद्रण के लिए जो गुरुत्वाकर्षण विधि होती है उसके बारे में बताइए। तो अयस्क के सांद्रण के लिए जो गुरुत्वाकर्षण विधि है उसमें सबसे पहले किया क्या जाता है, याद रखिएगा अयस्क का जो सांद्रण होता है कई टेक्निक से किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं झाग उत्प्लवन विधि होता है, देखे होंगे आप लोग, जिसमें चीड़ का तेल यूज़ किया जाता है। सेकेंड हम लोग देखे हैं भर्जन होता है, जिसको रोस्टिंग कहा जाता है। बहुत सारे टेक्निक्स हैं, वात्याभट्टी होता है, लेकिन सबसे पहले जो गुरुत्वाकर्षण विधि होता है उसमें अयस्कों का सांद्रण कैसे किया जाता है। जैसे हम देखें, आप जानते होंगे ऐसे अयस्क जिनमें क्या होता है, वजन में फर्क होता है, जिनके घनत्व में फर्क होता है, उनको क्या किया जाता है, उनके गुरुत्व के अयस्क को सबसे पहले क्या करते हैं, जल में घोल लेते हैं, अच्छे से पानी में क्या कर लेते हैं, डाल लेते हैं, और तेज बहाव में उसको क्या करते हैं, बहाते हैं। तो तेज बहाव में बहाने से जो वजन होते हैं, जो अयस्क वजनदार होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, नज़दीक में गिर जाते हैं, और जो क्या होते हैं, हल्के होते हैं, वो थोड़ा से दूर में गिरते हैं। तो इस प्रकार इन विधि के द्वारा, जो गुरुत्वाकर्षण जो पृथक्करण विधि के द्वारा होते हैं, ज़्यादातर ऐसे अयस्कों का पृथक्करण किया जाता है जिनमें ऑक्साइड तथा कार्बोनेट पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हेमेटाइट तथा कैसेटेराइट। हेमेटाइट से हम जानते हैं कि आयरन प्राप्त होता है, कैसेटेराइट से हम जानते हैं कि उससे टीन प्राप्त होता है। इस प्रकार जो हम पढ़ रहे हैं, जो गुरुत्वाकर्षण पृथक विधि होता है, उनसे विभिन्न प्रकार के अयस्कों का सांद्रण कर सकते हैं, जिसमें ऑक्साइड और कार्बोनेट के क्या होते हैं, अयस्क पाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 में आते हैं, ओजोन प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, समीकरण के द्वारा समझाइए। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, ओजोन प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, समीकरण के माध्यम से उसको क्या करना है, अपने को समझाना है। जैसे हम जानते हैं कि ओजोन जो होते हैं उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, O3। जब ये डिसोसिएट होता है तो O2 और ये ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन के रूप में ये क्या करता है, एक परमाणु ऑक्सीजन का बाहर निकालता है, जो कि एक प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में बिहेव करता है। अगर इसी ऑक्सीजन को किसी भी धातु के ऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो वो विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं, अलग अलग यौगिकों का निर्माण करते हैं, अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न कराते हैं। जिसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, क्या बोलते हैं, जब लेड सल्फाइड को ये ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट कर देता है, जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो लेड सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है, किसके कारण इस अभिक्रिया संपन्न होता है, नेसेंट ऑक्सीजन, जिसका ये क्या एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जो ओजोन होता है वो प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, 17वें समूह के तत्वों की निम्नलिखित गुणों की व्याख्या कीजिए। 17वें समूह के तत्व जो होते हैं उसमें, मतलब 17वें समूह के जो तत्व होते हैं जिसको हम हाइड्रोजन्स कहते हैं, अभी हम पढ़े हैं, इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसके निम्नलिखित गुणों की व्याख्या कीजिए। तो इससे रिलेटेड आपका सिलेबस जो है वो याद रखिएगा, कुछ जो गुण होते हैं, आवर्तीता जो होते हैं, उन चीज़ों को आपको अच्छे से करना है। 2 गुण आपके सामने दिया हुआ है, फर्स्ट ऑक्सीकरण अवस्था बताना है और दूसरा बताना है आपको ऋण विद्युता क्या होता है। तो सबसे पहला चीज़ आप सभी में, आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना रहेगा, ऑक्सीकरण अवस्था भी पढ़िएगा, और इसके ऋण विद्युता का जो मान होता है, आयनन ऊर्जा क्या होता है, और उसकी आयनन त्रिज्या क्या होती है, परमाणु त्रिज्या क्या होती है, इन सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा आप जानकारी रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं हाइड्रोजन्स। ये हमको क्या बोलते हैं, जो 17 ग्रुप ऑफ एलिमेंट होते हैं, ग्रुप ऑफ एलिमेंट, जिसमें जो 2 तत्व का हमारे क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, 2 गुणों का क्या करना है, अपने को अध्ययन करना है। तो सबसे पहले अपने को क्या देखना है, ऑक्सीडेशन अवस्था।
ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है जी, इसको ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीकरण अवस्था होता क्या है। तो ऑक्सीकरण अवस्था 17वें समूह में जनरली क्या क्या पाए जाते हैं, पहले उसको देखते हैं। इसमें पाया जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन चीज़ों को ध्यान देंगे। इसके साथ ही साथ इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का, ये भी मैं आपको बताया था, NH2 और NP5। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है इनको ध्यान रखना। देखिए इसका अगर हम देखते हैं सबसे पहले ग्राउंड स्टेट, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें ग्राउंड स्टेट, साधारण अवस्था। तो साधारण अवस्था में हमारा ये एस ऑर्बिटल का हो गया और ये हो गया हमारा पी ऑर्बिटल। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन है। पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और ये 5। ये हमारा एस कक्षक हो गया, ये पी कक्षक हो गया। अब डी कक्षक वाली बात आती है। तो डी कक्षक जो होते हैं आप सब जानते हैं, डी कक्षक फ्लोरीन में नहीं पाया जाता, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में क्या होते हैं, डी कक्षक प्रेजेंट होते हैं। जिसके कारण कुछ क्वेश्चन कारण भी आता है, फ्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन अवस्था शो करता है क्योंकि इनके पास डी कक्षक का अभाव होता है। ठीक है, जिसके कारण वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है, हाई विद्युत ऋणात्मकता दर्शाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। इसी में अभी जो देखेंगे इसका जो वैल्यू होता है सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल में 4 होता है। ठीक है, उसको आगे देखते जाएंगे। अब ग्राउंड स्टेट में बाकी के लिए देखेंगे तो ग्राउंड स्टेट के बाद अपने पास क्या आएगा, जब डी कक्षक फ्लोरीन को छोड़ के क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए देखेंगे तो हम देखेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है जी, प्रथम उत्तेजित अवस्था। तो प्रथम उत्तेजित अवस्था में हमको क्या चाहिए, अब डी कक्षक चाहिए। ये डी कक्षक फ्लोरीन को छोड़ के ये डी कक्षक हो गया, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 1 2 3 और ये 4, ये जम करके कहाँ चला गया, यहाँ पे। ठीक है, याद रखेंगे ये अगर +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं मतलब सब फ्लोरीन -1, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मतलब हाइड्रोजन्स +1 ऑक्सीडेशन नंबर भी और माइनस ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करते हैं। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट एक्साइटेड अवस्था में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया जी, +3, 1 2 और ये 3। ध्यान देते जाएंगे। सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड उत्तेजित अवस्था में क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन एस में है, ये जम करेगा कहाँ, डी कक्षक में। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, डी कक्षक। 1 2 3 4 और ये 5 एम्पियर, मतलब ये कितना हो गया हमारे पास, +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। अब हम देखते हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में देखते हैं तो ये एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, जम करते हैं किसमें, किसमें करते हैं जी, डी कक्षक में। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये +7। ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था जब आएगा तो याद रखिएगा, ऑक्सीकरण अवस्था में जो हाइड्रोजन्स होते हैं -1 +1 +3 +5 +7, ये ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित किया जाता है फ्लोरीन को छोड़ के। कारण तो आप लोगों को पता चल गया, फ्लोरीन के पास डी कक्षक का अभाव होता है, बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के पास पाया जाता है, जिसके कारण वो अलग अलग प्रकार के ऑक्सीडेशन नंबर प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद इसका प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका सेकेंड नेचर जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये सेकेंड गुण जो क्वेश्चन बोलता है हमारे पास। तो सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा, जो हाइड्रोजन्स होते हैं, जैसे कि आपका वो तो बता दिया मैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन,
इनका क्या क्या कैरेक्टर होता है, इसका पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखते हैं एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। जैसे जैसे हम चलते हैं किसमें, लेफ्ट टू राइट, जब हम चलते हैं किसमें है जी, लेफ्ट टू राइट, तो एटॉमिक साइज क्या होता है, ये डिक्रीज होना चालू हो जाता है। मतलब इसका जो परमाणु का आकार होता है, परमाणु की जो आकार के कारण परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो छोटे होती जाती है। लेकिन जो सेकेंड पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रभावी न्यूक्लियर जो चार्ज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज होता है वो हाई होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज होता है ये क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या होता है, अधिक होता है। ये याद रखिएगा, अधिक होता है, जिसमें फ्लोरीन की वैल्यू पूरे पीरियोडिक टेबल में 4 होता है। और इसी के साथ साथ जैसे कि हम आगे बढ़ते जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो आयोडीन की जो वैल्यू होती है वो 2.5 होती है। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, आप अपने शब्दों में थोड़ा सा लिखिएगा। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है उसकी परिभाषा तो आप जानते हैं, किसी अणु में साझे के इलेक्ट्रॉन को किसी एक परमाणु के द्वारा अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी होती है उसे कहा जाता है विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब हम किसी पीरियड में या किसी आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या होगा, बढ़ते जाता है, और ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या होता है, कम होता है। उसी चीज़ को आपको लिखना है। हाइड्रोजन में जो एटॉमिक साइज होता है वो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डिक्रीज होता है, कम होता है। प्रभावी न्यूक्लियर जो चार्ज होता है, प्रभावी नाभिकीय जो आवेश होता है वो हाई होता है, बढ़ते जाता है, जिसके कारण इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो मान होता है वो अधिक होता है। फ्लोरीन का 4 होता है और आयोडीन का 2.5 होता है। इस प्रकार आप एग्जाम में अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट वाले चैप्टर से है। संक्रमण धातु जो हैं उनमें से ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगर ये नहीं पूछा जाएगा इन केस, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ लिगेंड को चेंज करके सेम टू सेम क्वेश्चन को दे दिया जाता है, जिसमें पूछा जा रहा है NiCl4 प्लस अनुचुंबकीय है जबकि NiCO4 प्रतिचुंबकीय है, क्यों? इसका कारण बताना है। तो कारण बताने से पहले अपने को इसका पूरा डिटेल आना चाहिए कि सेंट्रल एटम कौन सा है, लिगेंड कौन कौन सा है, इन चीज़ों को अपने को समझना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर क्या होता है हम देखते हैं। सबसे पहले इनका प्रोसेस क्या है, ये क्या बोल रहा है, NiCl4 2 प्लस, ये बोल रहा है ये होता है पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, अब इसी में एक चार्ट हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, आपको साथ ही साथ समझ में आएगा। NiCO4 ये होता है हमारा डाईमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ये पैरा है और ये डाई है। ठीक है जी, पैरा मतलब बस दिमाग में एक ही बत्ती जलना चाहिए कि इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट जो है निकेल, इसके पास क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके पास होना चाहिए। अब डाई मैग्नेटिज्म है, मतलब ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होंगे, पेयर्ड होंगे, युग्मित होंगे, बस ये याद रखिएगा। जैसे कि एटलीस्ट जो इलेक्ट्रॉन होंगे एक इस टाइप का, ठीक है, और इसमें जो पेयर्ड होंगे वो क्या होंगे, ऑर्बिटल में डबल होंगे। ठीक है, उसमें डबल और इसमें सिंगल। अब कारण बताना है, क्वेश्चन कारण बताओ बोल रहा है। मैं आपको पैरा और डाई का क्या बता दिया, परिभाषा बता दिया। ठीक है, अब कारण क्या है, तो सबसे पहले हम इसको तोड़ते हैं, ध्यान देते जाइएगा ना। तो ये निकिल जब ये ब्रेक डाउन होगा तो निकिल 2 प्लस और Cl हमारे पास कितना है 4 और ये माइनस, तो निकिल में फोकस करेंगे। सेम काम वहाँ भी है, जब ये ब्रेक डाउन होगा तो किस में ब्रेक डाउन होगा जी, Ni, अब यहाँ पे कोई चार्ज तो है नहीं है तो प्लस होना नहीं है, तो Ni हो गया। उसके बाद हमारे पास जो कार्बोनिल है वो कितने हैं हमारे पास, 4 है। तो इन चीज़ों को बस फोकस करना है। अब याद रखिएगा यहाँ पे जो क्लोरीन है ये होता है दुर्बल लिगेंड,
ये होता है दुर्बल लिगेंड, ठीक है। और दुर्बल लिगेंड में किसी प्रकार का नेचर नहीं होता, ठीक है। और CO जो होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का सबसे बड़ा कैरेक्टर ये होता है कि जो अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर देते हैं, पेयर्ड कर देते हैं। ये याद रखिएगा, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसको ये CO जो कि क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जिसके कारण अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे, जो बचे हुए रहेंगे, जिसके कारण क्या हो जाता है, वो डाईमैग्नेटिज्म नेचर प्रदर्शित करता है। अब निकिल में आ जाते हैं, दोनों के लिए याद रखिएगा। पहले निकिल का देखते हैं, तो निकिल का होता है 3d8 और 4s2, ठीक है। तो ये d ऑर्बिटल के लिए मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। टोटल हमारे पास 2 अनपेयर बच गए, इसके पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब ये क्या फॉर्म करेगा, निकिल प्लस फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, बचा क्या हमारे पास जी, ये इलेक्ट्रॉन बच गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो हमारे पास क्या बच गया, 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या है, अनपेयर्ड फॉर्म में है। तो ये जो अनपेयर है यही क्या बता रहा है, हमारा पैरामैग्नेटिज्म नेचर। वर्ड याद रखिएगा, क्लोरीन क्या है, हमारा वीक लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है, जिसके कारण ये क्या है, अनुचुंबकीय है, ठीक है जी। अब इसके बारे में आ जाओ। अभी हम देखें निकिल में, तो निकिल का फिर से वही देख लिए हैं, 3d8 और 4s क्या है हमारा, 2 है, ठीक है। तो निकिल में कोई चार्ज तो है ही नहीं है हमारे पास सबसे पहले, तो ये क्या बना दिया, 3d8 और 4s2 के लिए अपन बनाते हैं इसका ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है हमारा, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है, तो इसके कारण क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, उसमें पेयर्ड हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। तो और ये फॉर्म कर लेता है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। और ये क्या हो गए हमारे पेयर्ड फॉर्म में, जिसके कारण ये क्या शो कर रहा है हमारा, ये डाईमैग्नेटिज्म, प्रतिचुंबकी, ठीक है। तो इस प्रकार आप एग्जाम में लिखेंगे कि क्लोरीन दुर्बल लिगेंड होता है, जबकि CO जो है वो प्रबल लिगेंड होता है, ठीक है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, पैरा, और वो क्या होता है, CO डाईमैग्नेटिज्म होता है, ठीक है। इतना आपको लिखेंगे तो 3 में 3 नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18। तो प्रश्न क्रमांक 18 क्या बोलता है, DDT की संरचना का आयुपेशी नाम तथा उसका उपयोग लिखना है। तो सबसे पहले DDT होता क्या है जी, DDT, हम नाम देखते हैं इसका, डाइक्लोरो, याद रखिएगा ना, डाइक्लोरो और डाइफेनिल। T का होता है ट्राइक्लोरोएथेन, नाम से ही सब समझ में आ रहा होगा। डाइक्लोरो देखते जाइए, क्लोरीन हमारे पास कितना होना चाहिए, 2। डाइफेनिल, तो ये क्या हो गया हमारे पास, फेनिल हो गया। यहाँ से देखते जाएंगे, बहुत ही इजी है ना, संरचना इतना इजी है कि आप मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, डाइक्लोरो डाइफेनिल। एथेन में कितने कार्बन होते हैं, 1 और ये 2 कार्बन, ठीक है। ट्राइक्लोरोएथेन, तो याद रखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा जोड़ देते हैं इसके साथ, क्लियर हो गया। तो सबसे पहले डाइक्लोरो डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो, अब क्लोरीन को जोड़ना है हमारे पास, ठीक है। तो क्लोरीन क्या हो गया, देखिए 1 2 और ये 3, और ये जो जगह बचा वहां पे क्या आ जाएगा, अपना हाइड्रोजन आ जाएगा। तो नाम क्या हो गया, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो, 1 2 3 ट्राइक्लोरो, और 2 कार्बन के नाम से एथेन। लेकिन हमारा ये तो साधारण नाम है, अपने को क्या बताना है, इसका आयुपेशी नाम बताना है तथा इसका अपने को बताना है उपयोग किसमें किया जाता है। तो आयुपेशी नाम इस प्रकार है। तो सबसे पहले
हम इसका नंबरिंग करते हैं। IUPAC हम जानते हैं कार्बनिक लंबी श्रृंखला 1 और ये 2। सबसे पहले इसको हम लोग क्या कर दिए, ब्रैकेट में डाल दिए। तो ये क्लोरीन है 1 1 1, ठीक है। चलिए देखते हैं 1 1 1, 3 क्लोरीन के लिए ट्राई क्लोरीन है तो क्या हो गया हमारा, क्लोरो, याद रखिएगा ना, 1 1 1 ट्राई क्लोरो। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये 1 2 3 और ये 4। तो ये याद रखिएगा ये 2 है हमारे पास, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो याद रखिएगा ये दोनों कौन से पोजीशन में जुड़े हुए हैं, 2 पोजीशन में ये है, 2 पोजीशन में ये है, तो क्या लिखेंगे 2 2। अब 2 के लिए याद रखेंगे अपन क्या करेंगे, 20 यूज करेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे, देखिए 4 क्लोरो, इसमें क्या लिखेंगे 4 क्लोरोफेनिल, और लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा ये एथेन, ठीक है। तो फिर से रिपीट करता हूं मैं, देखिए यहाँ पे 1 2 कार्बन की लंबी श्रृंखला एथेन के लिए, तो 1 2 3 कार्बन 1 1 1 ट्राइक्लोरो। अब ये 20 कहाँ से आया, तो 20 में याद रखिएगा 2 चीज जब जुड़े होंगे और ब्रैकेट में जिनका अलग से नाम होगा उसके आगे सामने के लिए अपन क्या करेंगे, उनके लिए क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बेस। तो 2 2 कहाँ से आया, इस कार्बन पे ये फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, फिर 2 पोजीशन में भी ये दूसरा है, तो 2 2 20 4 क्लोरोफेनिल एथेन, इसका IUPAC नाम है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका उपयोग क्या है। कीटनाशक तथा मच्छर को मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आप जानते होंगे DDT का छिड़काव किया जाता है जहां पे बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए DDT का छिड़काव किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार DDT का जो IUPAC नाम है जिसका उपयोग है आपको देखना है, ठीक है। संरचना आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, केवल समीकरण लिखना है। आपके सामने में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका समीकरण आपको बताना है कि क्या है होगा समीकरण। तो देखिए क्वेश्चन क्या दे रहा है, क्यूमीन से फिनॉल बनाना है, सेकेंड है फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाना है। तो इसमें आपको सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा, समीकरण लिखना है। कैसे क्यूमीन से फिनॉल बनेगा, तो सबसे पहला पॉइंट को हम देखते हैं, क्यूमीन टू फिनॉल, इसका निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्यूमीन क्या होता है, ये हमारा क्या हो गया जी, फेनिल और CH3 और CH3, हमारे पास क्यूमीन हो गया। क्यूमीन का हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उच्च वायुमंडलीय दाब पे हम क्या कराते हैं, इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन है वो क्या बनाएगा, किसके साथ जुड़ेगा, वो हम देखते हैं। तो ये बनाता है क्यूमीन पर ऑक्साइड, ठीक है। तो इस प्रकार क्यूमीन पर ऑक्साइड का हम फिर से रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराते हैं क्रिया। तो ये बनाता है फिनॉल OH और बनाता है हमारा एसीटोन CH3 C⋯O एंड CH3, ये बन गया एसीटोन और ये बन गया हमारा फिनॉल, जो क्वेश्चन का मेन प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन एग्जाम में लिखेंगे क्यूमीन टू फिनॉल कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले अपन क्यूमीन लिए, उच्च वायुमंडलीय दाब पर ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड बोल सकते हो या हाइड्रोजन परऑक्साइड, जिसका तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया कराएंगे तो फिनॉल का निर्माण होता है और एसीटोन देता है। अब इसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म अगर आप देखना चाहेंगे तो हमारे जो क्लास है उसमें पूरी तरह से नेमिंग रिएक्शन वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाते हैं। तो इसी में सेकेंड क्वेश्चन है आपका, फिनॉल लेंगे, फिनॉल से पिक्रिक एसिड कैसे बनाएंगे, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक अम्ल का निर्माण कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपने को क्या लेना है जी, फिनॉल लेना है। बहुत ही ईजी है, याद रखिएगा, इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और आते हैं। तो फिनॉल का हम क्या करते हैं, सांद्र HNO3, सांद्र
नाइट्रिक एसिड के 3 मालिक्यूल लेते हैं और प्रेजेंस किसका करते हैं हम लोग, सल्फ्यूरिक एसिड का। याद रखिएगा इस क्रिया को कहा जाता है नाइट्रेशन। क्या कहा जाता है जी, नाइट्रेशन। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा सल्फोनेशन, साथ ही साथ आपको बता देता हूँ, याद रखना इसको ही बनाना है आपको। तीसरा इसी में पूछ देता है हाइलोजिनेशन, हाइलोजिनेशन, ठीक है, या हाइलोजनीकरण, ठीक है जी। तो इस प्रकार तो अपने को क्या देखना है, ये नाइट्रेशन जो चल रहा है वो देखते हैं। तो नाइट्रिक एसिड की क्रिया कराते हैं फिनॉल के साथ, तो अपने को फॉर्म होता है डायरेक्ट पिक्रिक एसिड। ये NO2 एंड NO2 ये कहलाता है पिक्रिक अम्ल, ठीक है। दूसरा क्या कहलाएगा, इसी को कभी कभार नाम चेंज करके पूछ देगा, क्या बोलेंगे हम उसको, तो इसको हम लोग बोलेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये कौन से पोजीशन में जुड़ा हुआ है, देखिए 2 4 और ये 6, कितने हैं हमारे पास, 3 नाइट्रो और ये क्या हो जाएगा, फिनॉल। तो ये पिक्रिक एसिड हो गया और इसको हम लोग क्या नाम लिख सकते हैं यूपीएससी में, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो इस प्रकार आप पहले देखें इस क्वेश्चन में क्यूमिन से फिनॉल कैसे बनाएं, सेकेंड देखें फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाएं। ऐसा ही क्वेश्चन आजकल बच्चों को थोड़ा सा दिमाग को घुमाने के लिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, इजी वे में बन जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इजी होता है इसी कारण।